Hello everyone, welcome to my videos on a new series of life processes chapter class 10th biology। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पार्ट ए न्यूट्रिशन को सबसे पहले कवर करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर जो कि इसका पार्ट 1 रहेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को, दैट इज न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स का पोर्शन जो कि आज बात करेंगे, देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर हम अमीबा, पैरामीशियम और जो डिफरेंट मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक क्लासिफिकेशन है उसकी डिस्कशन करेंगे। और इसका एक थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं ह्यूमन बींग्स को स्पेसिफाई करते हुए उनके अंदर जो आपकी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सो। और अगर कुछ भी डाउट आपको आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू देम। चलिए शुरू करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डील, हम यहाँ पे टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन पहले समझेंगे कि न्यूट्रिशन किन दो कैटेगरीज में टूटा हुआ है, और प्लांट न्यूट्रिशन की स्पेसिफिकली बात करेंगे जहां पे हम फोटोसिंथेसिस, उसका क्या रोल है प्लांट के अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं और क्या उसके इवेंट्स अकर होते हैं, जो कि आपके प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक से। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अब कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को एज अ फूड अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। फिर उसका करते क्या है, उससे 3 काम करते हैं। पहला, वो खाना खाने से, वो न्यूट्रिएंट्स खाने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर पाए। मैं जैसे इस समय वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के सोच रहे हैं, तो एनर्जी की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन का सबसे पहला काम है न्यूट्रिएंट्स देना, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है हमारी बॉडी के टिश्यूज को बिल्ड करना। अब ऐसा नहीं है आप हमेशा छोटे ही रहेंगे, 10th में तो 10th में ही रहेंगे, कभी बड़े नहीं होंगे, या हमेशा से 10th में थे, नो, वी ग्रो विद टाइम। तो हमारे टिश्यूज डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है। तो इसके अंदर भी न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदद करते हैं। नेक्स्ट कम रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। कभी चोट लग जाती है या हमें कभी कोई डिजीज हो जाता है तो हमारे जो टिश्यूज हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ताकि हमें सर्वाइवल करवा सके। तो अब उनकी रिपेयरमेंट कराने का काम भी किसका होता है? आपके न्यूट्रिएंट्स का होता है। और न्यूट्रिएंट्स आपने छोटी क्लासेस में 5 कैटेगरीज बेसिकली पढ़ी थी, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स रफेज एंड वाटर ऑल्सो। तो 7 ऐसे चीजें हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मिलकर आपको एनर्जी देते हैं, आपके टिश्यूज डेवलप करते हैं, और जो टिश्यूज ब्रेक हो गए हैं उनको फिर से बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। चलिए, अब न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे केस आता है रेडिएंट एनर्जी का। अब जब हम किचन में कोई खाना बनाते हैं, या मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको मैगी बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? गैस ऑन करोगे ना, गैस में से क्या निकलेगी? फ्लेम निकलेगी। उसके ऊपर आप अपना पैन रखोगे, पैन में पानी डालोगे, मैगी डालोगे और उसको पकाओगे। तो इस मैगी को पकने के लिए क्या चाहिए था? इसे सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एनर्जी हो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट फॉर्म में जब भी एनर्जी होती है, वो आपके फूड के सिंथेसिस में हेल्प करती है, चाहे फिर वो किचन है या फिर प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि वो सन से लेते हैं। और सन से जो एनर्जी खाना बनाने के लिए प्लांट्स यूज करते हैं उसे हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। वाई रेडिएंट एनर्जी? रेडिएंट एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रो कर दिए जाते हैं। अब जैसे अगर मुझे एक बुक है, वो एक लास्ट सीट पे एक बच्चा बैठा है, उसके पास देनी है, तो अगर मैं आगे खड़े होके वो बुक फेंक दूंगी उसकी तरफ और वो कैच कर लेगा, या अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर मैं बॉल फेंक दूंगी और कोई कैच कर लेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें एक जना फेंकता है और दूसरा उसको पकड़ लेता है।
अब हीट का ट्रांसफर, तो सन कैसे आपको हीट देता है? ऊपर से आ तो नहीं रहा कि आया सन और ले हीट ले प्लांट, ऐसा तो नहीं बोलता। तो क्या करता है, ऊपर से वो हीट की एनर्जी को थ्रो कर देता है और प्लांट्स उसको कैच कर लेते हैं एक तरीके से। तो हेंस इट इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। और जैसे कि हीट एनर्जी रिक्वायर होती है फूड प्रिपरेशन में आपकी किचन में, उसी तरीके से प्लांट भी इस हीट एनर्जी को की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, ताकि वो फूड को जनरेट कर सके। पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। अब ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया, अपना खाना खुद से बनाया सनलाइट से हीट या एनर्जी लेकर। अब इन ऑटोट्रॉप्स को जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उन्हें कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब है जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन मोड के लिए। इसको डिटेल में हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है। ऑटो मींस सेल्फ, खुद, खुद अपना खाना खुद से बना रहा है प्लांट, तो ये क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ प्लांट्स आते हैं, इसमें आपके कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया वी कैन से दे आर इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद सन की रेडिएंट एनर्जी से प्रिपेयर कर रहे हैं। और हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। वो अदर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, और जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो किसी दूसरे हेट्रोट्रॉप पे भी डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि ये अदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म का टाइप क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफ्स हो गया। चलिए अब मेन पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, हम छोटी क्लासेस से, थर्ड स्टैंडर्ड से फोटोसिंथेसिस पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन हम सबको पता है कि अगर ये मेरा प्लांट है, ये प्लांट तीन चीजें लेगा, इसको तीन रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहले इसे वाटर चाहिए जो कि हम प्लांट की रूट्स के अंदर डालते हैं। ये एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को लेता है। अब ये CO2 गैस कहाँ से आ रही है, ये ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं हम CO2 गैस को ब्रीद आउट करते हैं। ये CO2 गैस जो है ये प्लांट इनटेक कर लेता है अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि सन की रेडिएंट एनर्जी भी चाहिए होती है। एंड देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑल्सो, दैट इज ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड दे यूज दिस क्लोरोफिल एज अ ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। तो अब ये चार चीजें मिल गई इस प्लांट को, ठीक है। तो अब ये प्लांट नेक्स्ट क्या करेगा, इन सबका आपस में रिएक्शन होगा और ये आपको एक तो ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट करके देगा, दूसरा यहाँ पे जो फूड प्रिपेयर होगा प्लांट का जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ये प्रिपेयर होगा, और तीसरी चीज यहाँ पे कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज आउट होते हैं इस प्रोसेस में। तो ध्यान रखेंगे वाटर एक ऐसी चीज है जो रिक्वायर भी थी और रिलीज आउट भी हो रही थी। तो जब आप रिएक्शन फॉर्म करते हैं इसका तो ये दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो जो पार्ट मैंने रेड से इंडिकेट किया है दैट इज आपका सन, आपका CO2, क्लोरोफिल और वाटर, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। और इसके अंदर रिलीज आउट प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज ही फूड ऑफ द प्लांट कहलाता है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस डेफिनेशन का। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द प्लांट बाय विच दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑन व्हाट ऑल दे यूटिलाइज, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो क्या करते हैं, इससे एक स्पेशल टाइप की शुगर प्रिपेयर करते हैं और उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। बेटा ग्लूकोज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक तरीके से। Okay, so it is a form of carbohydrate, and the entire process takes place in the plant's green parts such as leaves where there it is present chlorophyll. तो ये सारी बातें आपको अपनी डेफिनेशन में लिखना जरूरी है जब आपसे ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हो रही है, क्या काम है उसका? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो उसका यही है कि ऑक्सीजन को रिलीज आउट करती है।
तो जब ये ऑक्सीजन को रिलीज आउट करती है तो इससे आपके जितने भी एनिमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व हैं, वो उस ऑक्सीजन को इनटेक कर कर हम जी पा रहे हैं। अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन नहीं देते तो वी वर नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो वाइटल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए। और दूसरी चीज ये है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि प्लांट्स, पहले सन आता है फूड चेन के अंदर, सन से एनर्जी लेके प्लांट खाना बनाता है और उसके बाद इसको जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम्स करते हैं। अच्छा, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। तो सन, देन प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स। ओके, तो ये जो कंज्यूमर्स तक ये एनर्जी का फ्लो है, अगर मान लो मैं बीच में से सारे प्लांट्स को कट कर दूं, क्या मैं सोलर एनर्जी को डायरेक्ट कंज्यूमर को दे पाऊंगी? नहीं दे पाएंगे, हमारे पास फूड ही नहीं रहेगा एंड हेंस कंज्यूमर डाई कर जाएंगे। तो फूड चेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, हेंस ये फूड चेन को कंटिन्यू रखने में मदद करती हैं। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन से गायब हो जाता है, वो पूरी की पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस थी इसकी, इसने ऑक्सीजन दिया और दूसरा इसने फूड चेन को मेंटेन रखने में मदद करी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, दैट इज ग्लूकोज। देखो आपकी क्या यहाँ पे रिएक्शन रहती है। सबसे पहले CO2 प्लांट ने लिया, उसके बाद उसने वाटर लिया, उसके बाद इसने सनलाइट ली और इसके पास क्लोरोफिल था इसकी ग्रीन कलर की वजह से। ये सब मिलके बना रहा था C6H12O6, जो कि आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन और वाटर रिलीज आउट हो रहे थे। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो इसमें ये जो मेजर कंपोनेंट जिसे हम फूड प्रेपरेशन बोल रहे हैं, ये ग्लूकोज होता है। फॉर्मूला अगेन C6H12O6। तो ग्लूकोज है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूट्रिशन का मतलब है 7 न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं। तो उन 7 न्यूट्रिएंट्स में से सबसे पहला न्यूट्रिएंट जिसकी मैंने बात की थी वो था कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लूकोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। काम क्या है कार्बोहाइड्रेट का, क्यों खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम सबसे ज्यादा कार्ब्स एज ह्यूमन बींग्स हम इनटेक करते हैं रोटी और चावल से। तो रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट है, और आपको पता है हम अपनी जितनी भी मील्स खाते हैं हम उसके अंदर सबसे ज्यादा रोटी या चावल इनटेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सारा दिन काम करना है, चलना है, सोचना है, सोना है, टीवी देखना है, रील्स देखनी है, सब कुछ करना है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हम अपनी डाइट में कार्ब्स का इनटेक एक मैक्सिमम अमाउंट में करते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रख सके। ठीक है, अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, जब इन्होंने ये CO2 और वाटर का इंटेक किया और इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर लिया। अब इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो ये अपने बॉडी के प्रोसेसेस में यूज कर लेगा, बट ऐसा बहुत सारा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है जो इसके किसी काम का नहीं है, प्लांट के किसी काम का नहीं है। तो ये इसे अपने बॉडी के किसी एक हिस्से के अंदर, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये रेड कलर के यहाँ टोमेटोज आई थिंक लगे हैं, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये सारा वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो इसे रिक्वायरमेंट नहीं है ये उसे वहां भेज देगा। अब वहां भेज देगा तो ये ग्लूकोज के यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे, और बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्टार्च। N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एज स्टार्च। तो ये इसे स्टार्च की फॉर्म में अपनी किसी बॉडी पार्ट में स्टोर कर लेता है, और वो बॉडी पार्ट फ्रूट ऑफ द प्लांट बन जाता है, जिसे हम तोड़कर हम उसको यूज कर लेते हैं खाने के लिए। अगर उसने रूट पोर्शन में यूज किया, मान लो आप आलू खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसका मतलब इसने अंडरग्राउंड स्टेम में वो सारा स्टार्च स्टोर किया था। अगर ये सब कुछ उसके फ्रूट पोर्शन में स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब सारी स्टार्च फ्रूट के अंदर चली गई थी और हम उसको इनटेक कर रहे हैं। तो जो भी हम प्लांट का पार्ट खा रहे हैं, प्लांट मुफ्त में नहीं हमें दे रहा, वो उसके पास एक्स्ट्रा है, वेस्ट है उसके लिए, इसीलिए वो उसको उस पार्ट में स्टोर कर देता है, हम उसे वहां से तोड़ के खा लेते हैं। जो अपने लिए उसे बॉडी के रिक्वायरमेंट होती है उतना ग्लूकोज वो यूटिलाइज कर लेता है एनर्जी के लिए। अब बिकॉज प्लांट्स को चलना फिरना नहीं होता, तुम्हारी तरह फोन टीवी रील्स नहीं देखनी होती, इसलिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, अब ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस भी अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अपना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। उसे स्टार्च नहीं बोलते, पर हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ये 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जब आपका प्लांट
कार्बोहाइड्रेट, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर कर रहा है उसे स्टार्च बोलते हैं। और जब ह्यूमंस, इस केस ह्यूमंस अपनी बॉडी में अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट को कहीं स्टोर करके रखते हैं, उसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, और लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम में वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मोटापा या ओबिसिटी होती है। ठीक है। और एल्स आप जब कभी फास्टिंग करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक समय का खाना नहीं खाया तो तुम्हें एनर्जी नहीं, और चक्कर आ गया और गिर गए। लोग 2-2 दिन की भी फास्टिंग करते हैं। तो वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोजन, जो उन्होंने पहले किसी खाने के समय अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में स्टोर किया होगा। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? हम छोटी क्लास से ना एक क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लीफ है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट का। बहुत प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है ये, सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों को ये बातें बताई जाती हैं कि आपका जैसे किचन ऑफ द प्लांट कौन है? किचन ऑफ द प्लांट लीफ है। लीफ कैसे है किचन ऑफ द प्लांट? बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस अकर कर रही है। अब यहाँ आप एक एडजेसेंट डायग्राम देख सकते हैं। जैसे ये लीफ है, इस लीफ को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो दिस इज द, एक तरीके से ये पूरा हमने इसको ओपन करके आपको शो किया है कि लीफ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ये लीफ का अपर पोर्शन है और ये इसका लोअर पोर्शन है, और ये इसके बीच की सारी कहानी है कि उस लेयर्स में क्या क्या होता है। अब इन लेयर्स में ना दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी के लिए रिक्वायर्ड है, वो है ये मेसोफिल जो आप देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेसोफिल्स क्या करते हैं? ये वो एरियाज हैं जहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कौन है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट कैरी करती है, और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है। क्या बोला मैंने? कि ये अगर लीफ है, ये लीफ की दिखने में तो ऐसा पतला सा दिखेगा, बट तुम इसको अगर कट करके मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखोगे या आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो दिखाई देगा। अब यहाँ आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ये बड़े बड़े से ये सेल्स दिख रहे हैं तुम्हें सर्कुलर शेप में। ठीक है। इन्हें कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अब ये मेसोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है। क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, सेल में सेल ऑर्गेनेलीज होती थी। उन सेल ऑर्गेनेलीज में एक सेल ऑर्गेनेली थी क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरो वर्ड जो है वो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है क्लोरोफिल को। तो यहाँ एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कर क्या रही है? इस क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। इस लीफ के अंदर इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाना, ताकि हीट एनर्जी मिले और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन हो पाए, एक तरीके से फ्यूल मिले रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है। एनर्जी मिले रिएक्शन को करवाने के लिए। सो क्लोरोफिल हैज ओनली, क्लोरोफिल हैज टू फंक्शन। एक तो ग्रीन कलर देता है आपके प्लांट को, और दूसरा ये जितना ज्यादा ग्रीन आपका प्लांट होगा उतना ज्यादा वो सनलाइट को अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा मींस मोर द सनलाइट द प्लांट इज एबल टू अट्रैक्ट। इसीलिए आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो पर्पल कलर के या येलो कलर के पत्ते होते हैं जिनके, उनके अंदर कभी भी आपको वेजिटेबल्स ग्रो करी हुई नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल का कंटेंट कम है, किसी दूसरे कलर के पिगमेंट वहां पे ज्यादा है। तो अगर क्लोरोफिल कम है तो वो सनलाइट को कम अट्रैक्ट करेगा। सनलाइट को कम अट्रैक्ट करेगा तो हेंस फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन था, अगर सनलाइट ही कम आ रही है तो ग्लूकोज कम बनेगी। अगर ग्लूकोज कम बनेगी तो उस केस के अंदर स्टार्च बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और स्टार्च ही नहीं है, स्टोर्ड फूड ही नहीं है, तो कैसे आप उसमें से सब्जी या फल निकाल के खा लोगे? ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा क्लोरोफिल उतनी ज्यादा सनलाइट ट्रैप, और उतना अच्छा वो जो प्लांट होता है वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको दे पाता है। और इन मेसोफिल सेल्स का एक और नाम है, इन्हें हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, और सिंथेटिक बिकॉज वो सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हेंस आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है वो इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर अकर होता है। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम एक पढ़ चुके हैं क्या क्या है, बट थोड़ा सा डिटेल में और इसको देखना है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी आपके प्लांट को। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ह्यूमन बीइंग और ये एनिमल्स, मैंने यहाँ एक फोटो डाली है, ये क्या कर रहे हैं? ये इस CO2 को रिलीज आउट कर रहे हैं। जिसे गेन कौन कर रहा है? जिसे ये लीफ ऑफ द प्लांट गेन करता है।
अब ये जो लीफ ऑफ द प्लांट है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये सर्कुलर पोर्शन में ये कुछ सेल्स बनाए हैं, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है ऐसे बीन शेप्ड होते हैं, बीन मतलब राजमा, राजमा के दो दाने ऐसे आपस में आप रख दो, ये आपका एक तरीके से स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स जो है ये ओपन और क्लोज हो पाते हैं। आप मेरे हैंड्स को देखेंगे तो मैं इसको ओपन और क्लोज करके दिखा रही हूँ। तो जब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ये अपने अंदर CO2 को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब ये गार्ड सेल्स बंद है, उस केस के अंदर गैसियस एक्सचेंज अकर नहीं हो रहा। तो लीव्स के अंदर स्पेसिफिकली गार्ड सेल्स होते हैं जो इस CO2 को लेने और देने में मदद कराते हैं। सो लीफ हैव स्टोमेटा जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। और रूट्स सब क्या करती हैं? रूट्स तो जमीन के अंदर है, पर सांस तो उनको भी लेनी है। नाउ व्हाट दे विल डू, उनके पास छोटे छोटे से टाइनी टाइनी रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं ना, सॉइल के अंदर गैप को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन वहां रहता है। एंड ये जो रूट हेयर है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उस ऑक्सीजन को अंदर CO2 या फिर ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज में दोनों आएगा, क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो इसलिए उसको इनटेक, गैसेस को इनटेक वो कर पाते हैं यूजिंग देयर रूट हेयर्स, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर होती है, इससे इजीली गैस इन एंड आउट हो जाती है। और अगला पोर्शन है प्लांट की स्टेम। प्लांट की स्टेम रीजन के अंदर, जैसे ये मैंने एक मैग्नीफाई करके एक इमेज आपके लिए ढूंढी है, ऐसा आपने रोज प्लांट वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से ना छोटे छोटे से आपको होल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। इन होल्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स का फंक्शन ही यही है कि ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो प्लांट में सिर्फ लीफ नहीं है जो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, रूट्स और स्टेम भी वो पोर्शन है जो गैसियस एक्सचेंज करता है। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, दूसरा रॉ मटेरियल, पहले ले लिया CO2, अब दूसरा था वाटर। अब वाटर को क्या करते हैं, आपको एक बहुत इजी सा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वाटर को हमेशा आप जमीन में क्यों डालते हैं? ठीक है, अगर पत्ते को वो वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, तो तुम अपना वाटर डायरेक्ट अपने लीफ पे क्यों नहीं डाल देते? नहीं डालते ना, हम लीफ के अंदर वाटर नहीं डालते, हम उसको सॉइल के अंदर डालते हैं। इसका रीजन ये है कि स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर का इन आउट नहीं हो पाएगा। अगर स्ट्रोमेटा वाटर का इन आउट करने लग गया तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वहां फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होंगे। तो हम वाटर को हमेशा डालते हैं सॉइल के अंदर। अब सॉइल में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है। तो ये जो रूट हेयर यहाँ प्रेजेंट है, ये इस वाटर के साथ कुछ मिनरल्स, हाँ अब ये भी एक बात है कि अगर तुमने वाटर डायरेक्ट लीफ को दे दिया होता तो मिनरल्स कैसे मिलते हैं उस लीफ को? पानी जब तुमने जमीन में डाला है, वो वहां पे कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब प्रेजेंट होता है, इनके साथ मिलता है, सॉल्युबल हो जाते हैं ये पानी के अंदर, और फिर ये रूट हेयर के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। ये जब ट्रांसफर करना शुरू करते हैं तो इनको एक स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स मदद, वेसल मतलब एक तरीके का पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ये मैंने साइड में एक डायग्राम अटैच की है। तो दिस इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जाइलम वेसल। ये जाइलम वेसल इस पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में मदद करती है। याद रखेंगे एक और पॉइंट, जाइलम हमेशा वन वे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। तो जाइलम ओनली हेल्प्स इन वन वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर वाटर दैट हैज डिसॉल्व्ड मिनरल्स। गॉट इट? मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब जब ये जो वाटर है ये आपके पास लीफ में पहुंच गया, अब लीफ में जाके क्या होगा इस वाटर का? इस वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ये टूटता है, क्योंकि सन ने क्या दिया आपको? एनर्जी दी ना, हीट दी। तो आपका वाटर ब्रेक डाउन होता है इनटू H2 एंड O2 गैस। ओके, H2 में से हमें एक आयन मिलता है, दैट इज H पॉजिटिव आयन। और ये जो ऑक्सीजन है ये वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, ये इसको बाहर एक्सेल आउट कर देता है। अब ये H पॉजिटिव आयन जो कि हाइड्रोजन वाले पोर्शन से मिले थे पानी के, ये क्या करते हैं? ये CO2 को रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज में। अब आपने रिडक्शन का प्रोसेस चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, वहां आपने ये पढ़ा था कि जब रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये H पॉजिटिव आयन एक तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और ये CO2 के साथ
जब मिलता है ये H पॉजिटिव आयन, ये इसे मदद करता है ग्लूकोज में C6H12O6 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक रिडक्शन का एक प्रोडक्ट है जो आपके CO2 को रिड्यूस करके आपके पास मिला है। और रिडक्शन में किसने मदद करवाई? पानी के, वाटर के H पॉजिटिव आयन ने हेल्प कराई। और वाटर H पॉजिटिव में कैसे टूटा? बिकॉज आपने सनलाइट उसको प्रोवाइड करी थी, इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फोटो मींस लाइट, और लिसिस वर्ड हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं जब भी कहीं पे ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो पानी की मदद, जो पानी है वो सन की हेल्प से ब्रेक हो रहा है इनटू H2+O2, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। और फिर ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन से मिलता है H पॉजिटिव, ये इस CO2 के साथ कंबाइन करता है और इसे ये ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब थर्ड है अदर मटेरियल। आपने ग्लूकोज आपको ऑब्टेन हो गया है, बट कुछ ऐसी और चीजें हैं जो CO2 और वाटर के सिवा जरूरी हैं। वो हैं कुछ मिनरल्स, जिसके अंदर आपका आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन एंड Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। अब ये सारी चीजें प्लांट को चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। अब ग्रो करने के लिए तो ठीक है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इनको डिटेल में हमने नहीं पढ़ना, बट हम यहाँ पे नाइट्रोजन को जरूर डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन कैसे आपके प्लांट को मिलती है। देखो, आपकी हवा के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द एयर। और आपका ये जो प्लांट है, इस डायग्राम पे ध्यान देंगे, ये जो प्लांट है इसकी मैंने ये रूट्स को मैग्नीफाई किया है, और इसकी रूट्स में ये कह रहे हैं कि जो सर्कल सर्कल से है ना, ये कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इस राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है? प्लांट्स जो हैं, जब उन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन किया था, वहां से वो CO2 को ले रहे थे, O2 को बाहर निकाल रहे थे। वो नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर पाते अपनी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन कैसे पहुंचे आपके प्लांट के पास, आपके लीफ के पास, ताकि आपका प्लांट प्रोटीन रिच भी हो, कार्ब्स के साथ उसमें प्रोटीन भी मिले, तो कैसे होगा? तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये इस नाइट्रोजन को पहले तो इनटेक कर लेते हैं। ये सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन को इनटेक कर लेते हैं, और एज अ बॉडी एक्सक्रीटा ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स, मतलब ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब ये जो नाइट्रेट है ना, ये होता है वाटर सॉल्यूबल। अगर ये वाटर सॉल्यूबल है, तो जब तुम इस रूट के पोर्शन के पास यहाँ पानी डालोगे, तो ये इस पानी के अंदर क्या होगा? नाइट्रेट घुल जाएगा, और घुल जाएगा, फिर जाइलम वेसल्स इसको ऊपर आपके लीव्स के पास ले जाएंगी, एंड हेंस आपका जो प्लांट है अब वो नाइट्रोजन को भी इनटेक कर पाया है। और जो आपके प्लांट खाने में से आपको प्रोटीन का पोर्शन मिलता है, वो यही नाइट्रोजन फॉर्म करता है। बेसिकली ये अमीनो एसिड्स बनाता है, और अमीनो एसिड जो है वो आपका प्रोटीन का सोर्स होती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया बात नाइट्रोजन के बारे में और कैसे मिला। एक इसको फटाफट से इसका रिकैप देखते हैं। रॉ मटेरियल में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड के आपने 3 वेज पढ़े इनटेक के। जब आप लीफ की बात करते थे वहां पे होता था स्टोमेटा, जब आप रूट की बात करते थे तो रूट में ये रूट हेयर से उसको इनटेक करता है, और जब आप थर्ड पोर्शन में हम इसकी स्टेम की बात करते थे जहां पे आपके लेंटिकल्स जो हैं वो यूज होते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल आपको चाहिए वाटर। वाटर के साथ क्या होता है? जब सनलाइट वाटर के ऊपर पड़ती है, ये इसको H2+O2 में तोड़ता है। H2 से मिलता है हमें H पॉजिटिव आयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्लांट के अंदर उसको ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। और थर्ड पार्ट हमने पढ़ा कि कुछ अदर मटेरियल इसने यूज किया, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम है। और नाइट्रोजन में आपने समझा कि एटमॉस्फेयर में N2 होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेट पानी में घुल सकती है, और फिर जाइलम के थ्रू ये लीफ के पास पहुंच जाती है। तो ये सारी बातें हमने अभी अभी रॉ मटेरियल के अंदर पढ़ी। तो 3 पॉइंटर्स हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो 1 2 3 पॉइंट करके आप तीनों को समझा देंगे कुछ कुछ वर्ड्स में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंडीशन का मतलब है, देखो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखते हैं ना, तो CO2 प्लस वाटर, फिर एक एरो लगाते हैं, और इस एरो के ऊपर हम लिखते हैं सनलाइट,
और इस एरो के नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। तो बेसिकली जो चीजें इस एरो के ऊपर और नीचे लिखी गई हैं ये कैटलिस्ट्स हैं एक तरीके से, और ये ही वो कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये है कंडीशंस कि ये होगा तो आपकी जो प्रोसेस है वो फास्टर ऑन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस होगी ही नहीं, जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन भी प्लांट खाना खाना बनाता है। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, क्लोरोफिल कम होता है, किसी और रंग के होते हैं, वो भी अपने लिए खाना बनाते हैं। तो ये बस कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस को फास्टन अप कर रही हैं। तो इन दो को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट इज सनलाइट। अब सनलाइट में देखो क्या होता है, इसकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, क्वांटिटी ऑफ सनलाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी तेज रोशनी है, कितनी हीट वो दे पा रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। क्वांटिटी, अमाउंट में कितनी है, ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है। आपने पौधे को कहीं ऐसे रखा है जहां बेचारे को 2 घंटे ही सन मिलता है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बट ऐसी जगह रखा है जहां उसे फुल डे उसको सन मिलता है 8 7 8 घंटे के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा जो फूड है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन, अगेन सेम थिंग, ड्यूरेशन, कितने समय के लिए उसको मिल रहा है। तो क्या इंटेंसिटी है, कितनी क्वांटिटी है, और कितनी देर के लिए उसे सनलाइट मिल रही है, ये तीनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि एनर्जी कितनी ज्यादा बननी है, कार्बोहाइड्रेट कितने ज्यादा बनने हैं। ठीक है, सो दिस अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सेकेंड कम्स क्लोरोफिल, जो हमने एरो के नीचे लिखा था क्लोरोफिल। ये वो ग्रीन कलर का पिगमेंट था, मैं इसको समझा चुकी हूं आपको कि ये आपके मिजोफिल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये डायग्राम है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना और फिर उसको फूड में कन्वर्ट करवा पाना। सो दिस वाज द टू रिक्वायरमेंट्स। नाउ कमिंग टू अगेन, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो पहले क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, तीसरे नंबर पे क्या हुआ। इवेंट्स, जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो ऐसा तो नहीं कि जिसका मन किया वो डांस करने चला गया, ऐसा नहीं होता ना। एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम बनता है कि पहले वेलकम सॉन्ग होगा, फिर ये स्पीच होगी, वो स्पीच होगी, फिर इसका डांस होगा, ऐसे एंड होगा। तो उसके इवेंट्स बोलते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ओके, तो इवेंट्स में पहला इवेंट ये है कि सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी। अगर सनलाइट ही नहीं है ना तो प्रोसेस शुरू नहीं होगा आपका। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करने में कौन मदद करता है, क्लोरोफिल मदद करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये एक आंसर है आपका, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा है कन्वर्जन, जब लाइट को ले लिया तो फिर मैंने आपको बताया क्या होगा, फोटोलिसिस होगी, जिसके अंदर जो आपका पानी है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू H2+O2, और एल्स यू कैन से H पॉजिटिव आयन प्लस O2 गैस, और O2 रिलीज हो जाएगी जिसका हमें कोई काम नहीं। और फिर स्टेप नंबर 3, ये जो H पॉजिटिव यहां से रिलीज हुआ स्टेप 2 में, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा। तो स्टेप 1 में आपने लाइट को एब्सॉर्ब किया क्लोरोफिल से, दूसरे स्टेप के अंदर वो लाइट जो थी उसने पानी को तोड़ा H2 एंड O2 में, H2 से मिला H पॉजिटिव आयन, थर्ड प्रोसेस में वो H पॉजिटिव आयन CO2 के साथ कंबाइन हुआ और उसने ग्लूकोज आपको एज अ फूड प्रिपेयर करके दे दिया। सो दीज आर द इवेंट्स। पर अब प्रॉब्लम इन इवेंट्स के अंदर हो जाएगी जब हम डेजर्ट प्लांट की बात करेंगे। अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर हो रही है तो डेजर्ट प्लांट्स इसको अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, डेजर्ट प्लांट्स में तुम्हें फल सब्जियां क्यों नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने कैसे डिवाइड किया आपके लिए। यहाँ पे है मून, मतलब यहाँ मैं बात करूंगी नाइट के समय क्या होता है। आपकी जो प्लांट्स होते हैं, जो कैक्टस एंड ऑल होते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, पहले तो इनके लीव्स ऐसे वाले नहीं होते, इन्होंने मॉडिफाई कर लिए होते हैं लीव्स इनटू स्पाइन्स। ठीक है, दूसरी बात, इनके इस ग्रीन पोर्शन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमेटा। अगर ये अपने स्टोमेटा को सारा दिन ओपन रखेंगे, सारी रात ओपन रखेंगे, तो डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है। गर्मी होती है तो क्या होगा, जितना भी पानी जाइलम से ऊपर खींच के ला रहा है वो प्लांट, वो सारा का सारा पानी लॉस हो जाएगा उस धूप से। तो अब क्या करते हैं डेजर्ट प्लांट, दिन के समय में
ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। पर अगर ये स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे तो उस केस के अंदर फिर मुझे बताओ ये अपनी CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं रात में। रात के समय ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं, और CO2 को इनटेक करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अगेन आई एम राइटिंग द इक्वेशन, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये बना के देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। अब देखो, जब ये प्रोसेस तुम्हें अकर करवानी है तो तुम्हें सनलाइट भी तो चाहिए। CO2 मिल गया, रात को तुमने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर होगा ही प्लांट में, दिन रात दोनों समय होता है, बट सनलाइट तो नहीं है ना रात में, तो आप फाइनल ग्लूकोज में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये दोनों चीजें मिलकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेती हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज बनने से पहले एक रॉ फॉर्म में एक प्रोडक्ट बना लेती हैं। फिर जब सुबह हुई तो इससे सन मिला, सन, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और ये जो इसने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पिछली रात को बनाया था, ये अब इसे फाइनली आपका कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 में कन्वर्ट करके रख देगा। इसको मैं एक बहुत फनी एग्जांपल से आपको एक समझा सकती हूँ। मान लो आपको छोले भटूरे खाने हैं, तो आपके जो भटूरे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आटा गूंथा और बना दिया। तो आपकी मम्मी क्या करती है, रात को ही आटा जो है उसमें दही डाल के और सोडा वगैरह डाल के ना उसको गूंथ के रख देती है। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो फिर उसे बेला जाता है और फिर उसके भटूरे बनाए जाते हैं। तो वो जो रात को आटा गूंथ के रखा ना, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, वो था एक मिड प्रोडक्ट, जिसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि अगले दिन जब सुबह होगी तो सनलाइट मिलेगी और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फिर वो उसको फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपके कैक्टस एंड अदर डेजर्ट प्लांट्स जो कैरी ऑन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ एक और टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि ये जो हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, स्टोमेटा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये कौन करवाने जा रहा है? कोई स्विच तो लगा नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया ओपन हो गया, स्विच बंद किया तो क्लोज हो गया, नहीं लगा ना। तो अब ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा कैसे? तो सबसे पहले तो ये समझो, एक क्वेश्चन ये भी है कि जो स्टोमेटा है इसका काम क्या है, करता क्या है ये। तो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने पे पहले तो गैसेस इन एंड आउट होती हैं, दैट इज CO2 और O2, इसका एक्सचेंज होता है। और दूसरा एक प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स को कूल रखने में मदद करता है, और दूसरा ताकि नया पानी नीचे से प्लांट पुल कर सके, ताकि नए मिनरल्स उसे मिल सके, इसलिए उसको पुराने पानी को लॉस करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इसे जब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, वहां ट्रांसपीरेशन हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि पुराने वाटर से हम रिड करेंगे तभी नया पानी इनटेक करेंगे। तुम्हें प्यास लगती है तो बार बार लगती है ना, पहले पुराने पानी को यूरिन में बाहर निकाल के आते हो, फिर नया पानी पीते हो ना। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, लाइक वी यूरिनेट, प्लांट्स दे डू ट्रांसपीरेशन। अब जो आपका स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो रहा है उसकी स्टोरी समझते हैं कि क्यों हो रहा है। तो अगर आपका स्टोमेटा क्लोज है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट में भी मैंने आपको बताया, तो क्लोज होने से वो अपनी बॉडी के अंदर लंबे समय तक पानी को कंजर्व करके रख सकता है, बचा के रख सकता है। तो ये वो प्रोसेस है जो आपकी डेजर्ट प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं डे टाइम में, दे क्लोज देयर स्टोमेटा। तो स्विच नहीं है, अब हमें ये समझना है कि वो अंदर और ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो कैसे हो रही है। तो इसके लिए आपके गार्ड सेल्स जो इस स्टोमेटल पोर को सराउंड करते हैं वो मदद करते हैं। कैसे? ये एक पोर है जहां पे गैशियस एक्सचेंज है जो इन एंड आउट हो रही है, बट ये जो साइड में मैंने आपको बताया था ये बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है गार्ड सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल्स की पहले तो बात याद रखेंगे, बीन शेप्ड होते हैं। जब ये गार्ड सेल, इसके अंदर पानी भर जाएगा, ये मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो जब ये फूल जाएंगे ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये गार्ड सेल पानी अपने अंदर से रिलीज कर देंगे तो ये पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे तो पिचक जाएंगे, पिचक जाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो क्या मैंने आपको बात समझाई कि जब गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल्ड है वो स्वेल कर जाएगा, इसे बोलते हैं टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो टर्जिडिटी ऑफ द सेल काम है इसका। तो टर्जिड होने का मतलब है स्वेल हो जाएगा और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगी, गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन अकर हो जाएगी।
बट जब ये वाटर का लॉस कर देगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो मतलब पिचक जाएगा, और ये जो स्टोमेटल पोर है ये क्लोज हो जाएगी, एंड हेंस योर स्टोमेटा इज गोइंग टू बी क्लोज्ड अप। तो ये पानी हेल्प करता है, स्विच है यहाँ पे पानी, वो पानी सेल के अंदर और बाहर जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसकी वजह से आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग हो पा रही है और वो अपनी प्रोसेसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स डिस्कस किया है। इसके जो सेकंड पार्ट आएगा न्यूट्रिशन का, इसके अंदर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।